तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन। तो हम पिछली वीडियो का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखा। बैलेंसिंग किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो राइट साइड में होता है। तो रिएक्टेंट का मास उसके प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए, मतलब जितने एटम्स यहाँ पर होंगे रिएक्टेंट के उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। तो इसलिए हम इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। हमने बैलेंसिंग भी सीख ली थी। हमें ये भी पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। हमने ये भी देखा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन कलर होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, ये भी देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू सी, दो सब्सटेंस मिले और एक थर्ड सब्सटेंस बना दिया। जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इन्हें हीट करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। Mg प्लस O2, तो यहाँ पर क्या बन गया? 2MgO। ऐसे भी लिख सकते हैं Mg प्लस O2। Mg क्या है? हमारा सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन की हमारी गैस है। मैंने बताया ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है वो इसी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट करा आपने और एक क्या बन गए? MgO। हमें आपको पता है यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो इसे दो बनाने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर दो मैग्नीशियम होगा तो यहाँ पर भी 2 लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी बैलेंसिंग। सो इसे, ये एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड बनाया। ठीक है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है टू फॉर्म वाटर। ये देखिए H2 प्लस O2, दो सब्सटेंसेस से मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं जैसे कार्बन, एक एग्जांपल इसका भी है, ऑक्सीजन कंबाइन में इनका भी कॉम्बिनेशन हुआ और ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन ऑब्वियसली गैसीय स्टेट में। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स है, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप। एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में। इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब दो सब्सटेंसेज ने मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। इसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर दो सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, अब द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? हीट लगाकर, हीट से ब्रेक डाउन हो जाती है ना चीज़ें, लाइट देकर या फिर इलेक्ट्रिसिटी देकर। ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या करती है? ये तीनों एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कंपाउंड को ब्रेक कर देता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में। ये सिंपलर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, और इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। ये सॉलिड स्टेट में है। इसे आपने हीट करा तो ये क्या बन गया? CaO। ऑक्सीजन तीन है ना, तो फिर दो ऑक्सीजन इधर दे दिए, CO2, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसमें आप नोट कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम। ठीक है, तो लाइमस्टोन का अगर हम हीट करेंगे तो उससे क्विक लाइम फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, और इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, ये किस किस के लिए यूज़ होता है? कैल्शियम ऑक्साइड या जो लाइम है वो इस्तेमाल होता है सीमेंट और ग्लास बनाने में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ये आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके कारण होता है? हीट करने की वजह से, मतलब गर्म करने की वजह से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? थर्मल। थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट, तो उसे आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है? इसे मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब अगर आपको किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस में से हीट करना पड़ता है तो इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है, मतलब अगर हमने 10 ग्राम लिया तो 10 ग्राम ही रहेगा, उसकी कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, फास्ट कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू गिव पोटेशियम क्लोराइड, KCl बना देता है। KCl तो ये हो गया और O3 बचा है, तो यहाँ पर क्या गया? 3O2।
इसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि O3 में एग्जिस्ट नहीं करता ना, O2 में एग्जिस्ट करता है। फिर बैलेंसिंग से आप ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन हीट और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है, ठीक है। अब एक और हीट के प्रेजेंस में है जो फेरस सल्फेट, FeSO4, ये रहा। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ग्रीन कलर का होता है, तो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, ब्राउन कलर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ट्राईऑक्साइड मतलब ट्राई मतलब तीन, जिसके पास तीन ऑक्साइड है, जिसके पास दो ऑक्साइड है, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। जब आप वाटर में पहले एसिड डालेंगे और उसमें फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ये देखिए H2 और O2, ठीक है। अब ये प्रोसेस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल कंपाउंड वाटर जो है वो दो सिंपलर सब्सटेंसेस बना देता है, हाइड्रोजन और वाटर, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। इसके इलेक्ट्रिसिटी वाले के दो और एग्जांपल देखिए। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, मोल्टन देखिए आप, ये मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन के लिए आप और कुछ सिंबल तो है नहीं, तो आप सीधा मोल्टन लिख दीजिए। मोल्टन मतलब जिसे आप पिघला कर लाए हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें सोडियम मेटल मिल जाए सोडियम क्लोराइड से, मतलब कॉमन सॉल्ट से, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मोल्टन स्टेट में एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे डिकम्पोजिशन करने के लिए, व्हेन सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को जब हम एक्सपोज करेंगे लाइट की तरफ, सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है, तो वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बना देगा। इन दिस रिएक्शन द वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश वाइट में चेंज हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, क्योंकि सिल्वर मेटल हमें ऑप्टेन हो जाता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कॉज्ड बाय लाइट। ये जो ब्रेक डाउन होता है किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है, ठीक है। ये या तो सनलाइट हो सकती है या फिर बल्ब की लाइट हो सकती है। एक और देख सकते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड भी जो होता है AgBr, ब्रोमीन का, और ये सिल्वर का वो है सिंबल Ag, ठीक है, आर्केंटम कहते हैं सिल्वर को, लेटिन में शायद। तो ये लाइट की प्रेजेंस में Ag सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा ग्रेइश वाइट कलर, और ब्रोमीन में रेड ब्राउन कलर, और यहाँ पर क्लोरीन का कोई कलर नहीं दिया गया था, तो आप कलरलेस ले सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आप नोट कर लीजिए। जैसा अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी टॉपिक छूट गया है या फिर किसी टॉपिक की थोड़ी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बोल दीजिएगा, ठीक है। अब द यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, के यूजेस क्या हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए हम सेवरल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं जब हमें मेटल चाहिए होते हैं। व्हेन द फ्यूज्ड मतलब मोल्टन मेटल क्लोराइड या फिर मोल्टन ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि हम मोल्टन चीज़ों को पास कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से, ताकि जो मेटल जो है वो कैथोड पर प्रोड्यूस हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, जैसे ये देखिए, ये H2O का है, इनमें से एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ये नेगेटिव जिससे कनेक्टेड है ये होता है कैथोड, पॉजिटिव वाला इसको कहते हैं एनोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मेटल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। जैसे सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये हमने देखा। जबकि एल्यूमिनियम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन में, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इन जनरल एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसके कंपाउंड से। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है ना। कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन होता है, और जिंक क्या होता है, सिल्वरी वाइट। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेटल सीरीज भी होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होती है, उसमें दिखाया जाता है कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम होता है। तो जिंक अभी आप मान लीजिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ZnSO4 ये कंपाउंड कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर यहाँ पर अकेला आ जाएगा, ठीक है।
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो मोस्टली कॉपर के कंपाउंड के साथ किया जाता है। मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा वो है रिएक्टिव, तो वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म कर देगा और कॉपर ऐसा अकेला छूट जाएगा वापस। ठीक है, अगर आयरन के साथ बिक रहे तो आयरन के साथ भी यही होता है, मतलब कॉपर सल्फेट है उसके साथ आयरन लिया जो ग्रेइश कलर का, ये ब्लू सोल्यूशन होता है कॉपर का। ठीक है, तो ये ग्रीनिश सोल्यूशन फॉर्म कर देगा। मैग्नीशियम के साथ कलरलेस सोल्यूशन, जिंक के साथ भी कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, और कॉपर ऐसा अकेला छूट जाएगा रेड ब्राउन कलर का। देखिए रेड ब्राउन, ये कलर भी मेंशन कर दीजिएगा, इससे एक अच्छा इफेक्ट आता है एग्जामिनर में। तो अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन इंटरचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। अब इसमें क्या होता है, जो दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं, दोनों ही कंपाउंड्स होते हैं, इसमें से कोई भी, जैसे वहाँ पर था एक मेटल लिया जाता था, ठीक है, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड था, और एलिमेंट जो है जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसे रिप्लेस कर देता था कंपाउंड में। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे Ag सिल्वर, ये क्या है, मेटल। सोडियम, ये भी क्या है, मेटल। NO3 क्या है, ये मैंने क्या बताया था, कॉमन वो बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो इनके साथ नॉन मेटालिक ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक देने वाले के साथ एक लेने वाला लगा दो, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन गया एक्वस। इसमें भी आप वैलेंसी वगैरह भी सीखेंगे, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ी और डिटेल में देख सकते हैं, Ag+, ये जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, कैसे, ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और NO3 नाइट्रेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप दोबारा कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसे और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपकी स्पेसिफिक नीड क्या, कौन से टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन भी नेगेटिव है, तो ये AgCl पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ आ जाएगा, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए इफेक्ट। ठीक है, तो AgCl और NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा ऐसे। दूसरा क्या है, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2, अब आप बोलेंगे यहाँ पर क्लोरीन के दो क्या हैं, वहाँ तो NaCl आए, क्योंकि जो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर बस NaCl था, क्योंकि क्लोरीन में एक नेगेटिव होता है और सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन देता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। और लेकिन बैरियम जो होता है वो क्या करता है, वो दो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। अभी आप बस इसे क्षमता समझिए। ठीक है, तो अब अगर दो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, लेकिन क्लोरीन तो बस एक ही ले सकता है, इसलिए हम दो क्लोरीन का यूज़ करेंगे, ताकि दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ले सके, 1 ईच। ठीक है, और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब SO4 पे हमने क्या डिस्कस करा था, 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, ये देखिए 2 माइनस, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब -2 चार्ज होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सोडियम भी दो लगेंगे, क्योंकि सोडियम बस एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए दो सोडियम लगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2 NaCl, ये 2 दोनों का आगे आ गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, और ये सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिए, कोई भी रिएक्शन जिसमें एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड मतलब जो मिलता नहीं, घुलता नहीं है सॉल्यूशन के साथ, उसे इनसोल्यूबल कहते हैं, और इसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये जो सॉलिड होता है सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, ये देखिए PPT यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो इसे ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ये जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट वाले की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है अभी तक, क्योंकि इसमें PPT का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे है बैरियम क्लोराइड, आपको पता है, अब आपको पता चल चुका है, यहाँ पर सल्फेट होगा तो बैरियम सल्फेट बनेगा, जो क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जैसे यहाँ पर है। और बाकी क्या बचा, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर का भी दो देने की क्षमता होती है, तो दो क्लोरीन आ जाएंगे, तो कॉपर क्लोराइड बन गया यहाँ पर। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S गैस पास होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो क्या बन जाएगा, CuS
कॉपर सल्फाइड, ब्लैक कलर की पीपीटी और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आप इनको याद कर लीजिए, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हाँ ये जो है कंपाउंड्स बन कैसे रहे, ये इसी के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप, जब एमोनियम क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिनियम की जो होती है कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब ये बस आप ऐसे याद रखिए कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, इसलिए उसके 3 क्लोरीन जो होते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH। एमोनिया क्या होता है, NH3। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, और OH होता है, सॉरी शायद NH4 होता है उसका, मैं एक बार इसे कंफर्म कर लूँगा। और OH हाइड्रोक्साइड इसके साथ लगा दिया, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्सिल आयन इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये NH4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हमें पता है इसकी 3 देने की क्षमता है, और ये बस एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी कितनी ज़रूरत होगी, इसके 3 चाहिए होंगे हमें, ठीक है, ये देखिए। और NH4Cl, इसका 3 आगे से आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कॉमन निकाल दे 3 NH4Cl, ठीक है। बहुत ही आसान है, बाकी बैलेंसिंग तो हमने सीख लिया, बाकी कहीं पे भी दिक्कत होती है, कोई भी पार्ट दोबारा समझाना होता है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर ये दो आपको समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा इनके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, बहुत आसान है ये भी। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, द अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, उन्हीं को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर आप रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन का किसी भी सब्सटेंस से तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी सब्सटेंस से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता है। अब रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में ऐड करें तो उसे रिडक्शन बोलेंगे, या फिर आप ऑक्सीजन रिमूव कर दे किसी भी सब्सटेंस से तो उसे भी रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। अब ऊपर वाली डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हाइड्रोजन ऐड करा तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन हटा दिया तो भी रिडक्शन, तो ये ऑपोजिट हुआ ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हाँ शायद ये दोनों एक साथ होते हैं। अगर हमने अगर आप ये बताओ कि आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, या फिर आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो वो भी रिडक्शन होगा, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो अब हम इन्हीं के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करेंगे। अब एक ऐसा सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा उसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये भी जब हम इक्वेशन देखेंगे तब उससे और अच्छा समझ आएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बस इसका उल्टा। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव कर देता है तो उसे भी रिड्यूसिंग एजेंट ही कहते हैं। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, अगर आप इसे हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, H2O वाटर प्लस Cu कॉपर, ठीक है। अब कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है ना, तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इन दिस रिएक्शन ये देखिए कॉपर CuO कॉपर ऑक्साइड Cu में चेंज हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ कॉपर ऑक्साइड से, तो डेफिनेशन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड को आपने रिड्यूस कर दिया कॉपर में। अब इसमें हमने क्या करा, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, हाइड्रोजन को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया क्योंकि इसमें आपने ऑक्सीजन ऐड किया है। अब दोनों साथ में हो रहा है ना, रिडक्शन भी एक ही रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी, तो इस ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए और अच्छे से देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन को, तो ये कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब
हाइड्रोजन ने क्या करा, रिमूव करा ऑक्सीजन को कॉपर से, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। बस ऐसे, ये देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये भी देख सकते हैं, बहुत आसान है, ये भी पढ़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ये क्या है लिखा है, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर इन वाटर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि कॉपर को आपने उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो एक रिएक्शन दो टाइप का भी हो सकता है, उसमें कोई वो मतलब डरिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्ट करेगा, H2S रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, Cl2 बताया था ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर प्लस 2HCl, देखिए 2 कॉमन ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब सल्फर जो है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है ना, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू सल्फर। और इसमें क्या है, क्लोरीन में आपने हाइड्रोजन ऐड करा, तो क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड। देख क्लोरीन, देखो क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये देखिए सेम बताया गया, ईजी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये वाला मैं यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अब आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन, बहुत और इजी डेफिनेशन आ गया आपके लिए, जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिससे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, अगर कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आपको समझ नहीं आया, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है जिस सब्सटेंस में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है जिस सब्सटेंस से, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी का उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूस होने का मतलब या तो फिर उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड किया है, या फिर उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है। बस ये भी देख लीजिए, एक लास्ट एग्जाम्पल, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे कार्बन के साथ, ठीक है, तो जिंक बन गया प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। अब यहीं पे देख लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सॉरी, जो रिड्यूस होता है वो उल्टा होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये रिड्यूस हुआ, इससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो Zn क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। 2 सेकेंड, सॉरी गाइस, एक गलती हो गई थी। जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ इसमें, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन क्या हो गया अपना, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Zn जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत ईजी है। एक और डेफिनेशन आपके लिए आ चुकी है, बस इसको आपको ये वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, रोज़ रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, अगर आप नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है, द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, अगर आप नॉन मेटालिक एलिमेंट, अगर आप एक मेटल नहीं, एक नॉन मेटल ऐड करते हो या फिर एक मेटालिक एलिमेंट को रिमूव कर देते हो, तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। या फिर अगर आप एक मेटालिक एलिमेंट ऐड करते हो और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट को रिमूव करते हो, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड, अब आपने मैंगनीज के साथ क्या करा, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। अब इसमें क्या हुआ, MnO2 इज लूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज करा इसने, सो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, जो ऑक्सीजन लूज हुआ तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं ना। ऑन द अदर हैंड, आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं अगर आप पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन समझ चुके हैं। ठीक है, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया। ऑन द अदर हैंड HCl इज लूजिंग हाइड्रोजन, अब क्लोरीन ने क्या करा, हाइड्रोजन लूज कर दिया, सो क्लोराइड एसिड इज बीइंग, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, सो ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसने क्या करा, हाइड्रोजन लूज करा, तो इट इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। अब जिससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ये क्या हो गया, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इससे
ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये हुआ रिड्यूस, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, बस हो तो गया। ये देखिए MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब हम फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट एवरीडे लाइफ में, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही डैमेजिंग होते हैं, मेटल्स पे भी और खाने पे भी। तो हम दो इफेक्ट कर रहे हैं। मेटल्स पे जो होता है कोरोजन का इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, और फूड में रैंसिडिटी का, ठीक है। अब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। कोरोजन का मतलब है मेटल्स का खाना, मतलब जो लोहे पे जंग लग जाता है ना, उसे ही कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन का इंग्लिश में क्या मतलब है कि जब मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, मतलब स्लोली, डे बाय डे, आराम से मेटल जो होता है खराब किया जाता है या फिर उन्हें खाया जाता है, किसके द्वारा? एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, जो एसिड जो हमारी सरफेस पे होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ये किसकी वजह से होता है? मेटल्स की ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ रिएक्ट कर जाती है एयर से, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि आयरन पे जंग लग जाना, ठीक है। ये कोरोजन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। जब एक आयरन ऑब्जेक्ट को आप डैम्प एयर, मतलब गीली हवा में छोड़ देते हैं एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक, तो रेड ब्राउन लेयर उसके ऊपर ऐड हो जाती है, ठीक है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग द कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल जो होता है, ये है आयरन, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। अब मॉइस्चर भी होता है हवा में, तो उसे 2x ले लिया। x मतलब हमें पता नहीं है कि कितना मॉइस्चर है। H2O वाटर हमें पता है, इसका फॉर्मूला डेफिनेट रहता है। तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रेटेड आयरन, ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बन जाता है। मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3। वैलेंसी 3 होने का मतलब आयरन एक मेटल है, तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये हो गया आपका, तो ये बन जाएगा Fe2O3.XH2O। XH2O मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, आपको पता नहीं है कि कितने कितने H2O। अगर मैं यहाँ पे 3 आ गया तो मतलब 3 मॉलिक्यूल्स H2O के इसके साथ है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पता, हमें ये पता है कि रस्ट का फॉर्मूला ये Fe2O3, ठीक है। और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जैसे मैंने बताया वो वेरी करता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तो कुछ लग नहीं रहा है। ये देख लीजिए, कोरोजन जो होता है वो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को वीक कर देता है, ठीक है, जो कहाँ पर? रेलिंग्स में लगती है, कार बॉडीज में होती है, ब्रिजेस में होती है, शिप्स में होती है, ठीक है। इससे आयरन जो होता है वीक हो जाता है और इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको बार बार उसे ठीक कराना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा और पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का एक ख़राब इफेक्ट है। अब रैंसिडिटी क्या होता है? अब खाने में क्या होती है, जैसे खाना सिल्ला हो जाना, ये तो सुना ही होगा आपने, आपका खाना सिल गया, तो वो ऑक्सीजन की वजह से होता है कि फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है जो एनवायरनमेंट में। अब ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड। अब कैसे? फूड जिनमें फैट और ऑयल्स हैं, इन्हीं के साथ वो रिएक्ट करता है। व्हेन द फूड मटेरियल्स, जो फूड मटेरियल्स है, जिन्हें मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल, जिन्हें किससे मिलकर बनाया जाता है? फैट्स या ऑयल से बनाया जाता है, उसे बहुत लंबे समय तक रखा जाएगा खुला, मतलब एयर के कांटेक्ट में, तो उनसे एक अनप्लेजेंट स्मेल आएगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देते हैं, और हम क्या कहते हैं कि वो रैंसिड हो चुके हैं, मतलब उनसे खट्टा स्वाद आता है और स्टेल, बासी से लगते हैं, ठीक है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो खाने में फैट्स एंड ऑयल होता है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एरियल मतलब हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे, जिसकी वजह से उनका एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगती है, टेस्ट भी खराब आती है और स्मेल भी गंदी सी आती है। तो इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इससे क्या होता है? फूड मटेरियल खराब हो जाता है। कौन से फूड मटेरियल? विच आर प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल, जिन्हें फैट्स और ऑयल्स की मदद से बनाया जाता है, अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक रखा जाए तो फिर वो अनफिट हो जाता है ईटिंग के लिए, आप फिर उसे नहीं खा सकते, ठीक है। अब इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते और रिएक्ट करने भी नहीं देते, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस या केमिकल होता है विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने से बचाता है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है?
रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए, ठीक है। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तो हो गया जिससे खाना जो होता है आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है इनको ऐड करने से, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करने से। और फूड्स को काफ़ी लंबे समय तक हम बचा कर रख सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स आप देख लीजिए जो फूड में इस्तेमाल होते हैं। BHA, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये सब आप आगे पढ़ेंगे 12th में कि होता क्या है। अब ये बस आपको याद रखना है कि दो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फूड को रैंसिड होने से, अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट देने से बचाते हैं, ठीक है। वो भी एक लिमिट तक, उसके बाद वो भी इनइफेक्टिव हो जाते हैं। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। अगर हम नाइट्रोजन गैस में जो है, जो फूड है जिसे हम पैक करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाल दें, उससे क्या होता है, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पोटैटो चिप्स होते हैं, इसका एग्जांपल दिया गया है, और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, इसे भी ऑयल में बनाया जाता है, ठीक है, और फैट्स में। फिल द प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं जैसे लेज़ी हो गया, वो बैग को नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं ताकि चिप्स जो है वो ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट हो जाए, बच जाए, ठीक है। ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है, पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, देयर इज नो ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट ट्रांसिट। बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नाइट्रोजन से उसे भर देंगे तो नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है, मतलब रिएक्ट नहीं करती है। इसकी मदद से ऑक्सीजन तो नहीं भरी रहेगी, अब आपने अंदर जो है ज़बरदस्ती नाइट्रोजन भर दी तो अब अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से खाना रैंसिड नहीं होगा। अब और कैसे बचा सकते हैं आप खाने को? रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। अब रैंसिडिटी को जो है आप रिटार्ड कर सकते हैं, फिर बच सकते हैं उससे फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है। जब आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो जो ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल का वो स्लो डाउन हो जाएगा लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। मतलब जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, ये आपने देखा होगा, यही वजह है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जल्दी होगा वहाँ पर। अब रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब ऐसे कंटेनर्स में फूड को स्टोर करना जो एयर टाइट हो, मतलब हवा ना पहुँच पाए उस खाने तक, ठीक है। एयर टाइट होना चाहिए। देयर इज लिटिल एक्सपोजर, बहुत कम एक्सपोजर होना चाहिए ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब अगर ऑक्सीजन से ही एक्सपोजर कम है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं और रैंसिडिटी नहीं होगी। फूड को आप लाइट से दूर स्टोर कर सकते हैं, बोला जाता है ना काफ़ी चीज़ों को लाइट से दूर स्टोर करिए। इसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑक्सीडेशन जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। एक तो लो टेम्परेचर में स्लो डाउन हो जाता है ऑक्सीडेशन, और एक डार्क कंडीशन में, ठीक है। तो लाइट में ना रखें खाने को। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।